स्टडी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पादपों की आकारिकी के बारे में बातचीत करेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जो कि एनसीईआरटी जो साइंस की है बुक है उससे लिया गया है, जो कि हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए कर रहे हैं। और जो चैप्टर का जो नाम है पादपों की आकारिकी, ये हमारा अध्याय नंबर 4 है बायोलॉजी का। इसके पहले हम लोगों ने अध्याय 3 डाल दिया है, अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, पादप के कायिक अंगों में शामिल नहीं है, यानी कि पादप के कायिक अंगों में निम्न में से क्या शामिल नहीं है। जड़ शामिल है, तना शामिल है, पत्तियां शामिल है, लेकिन जो बीज है वो शामिल नहीं है। चलिए देख लेते हैं कैसे। पादप के अंगों को मुख्यतः 2 वर्गों में डिवाइड किया गया है, यानी विभाजित किया गया है। एक होता है कायिक अंग। कायिक अंग किसको कहते हैं हम लोग देख, इसके अंतर्गत जड़ आता है, तना, पत्ती शामिल की जाती है। कायिक में जड़ आता है, तना आती है और पत्तियां आती है। दूसरा हमारा है प्रजनन अंग। इसके अंतर्गत हमें क्या आता है, बीज आता है, फल आता है, पुष्प आता है। फल आता है और बीज आता है और पुष्प आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। ऐसे पौधे जिनके बीज के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता है क्या कहलाते हैं। अनावृत बीजीय पौधा, उसको हम लोग क्या कहते हैं। चलिए देख लेते हैं। जिन पौधों के बीज के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता है वे अनावृतीय कहते हैं। इन पर पुष्प नहीं आते हैं, यानी इस पर फूल नहीं आते हैं। इनके जननांग प्राय एक लिंगी होते हैं और इनका परागकण वायु द्वारा होता है। ठीक है। चीड़, देवदार पर देखिए इसके अंदर क्या क्या आते हैं। इसके अंदर हम आपको बता दें, यहाँ पे चीड़ आता है, देवदार आता है, फर, स्प्रूस आदि अनावृत बीजी पादपों के प्रमुख उदाहरण हैं। चीड़, देवदार, फर, स्प्रूस। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देते हैं। आवृत बीजी पादपों के विषय में कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे कहा जाए इसमें पुष्प पाए जाते हैं, सही बात है। अनावृत में पुष्प नहीं पाया जाता था, लेकिन आवृत बीजी पादपों में पुष्प पाए जाते हैं। इनके बीज फलों के भीतर बंद होते हैं, यानी कि जो इनके बीज होते हैं फलों के अंदर होते हैं, ये भी सही। इनको एक बीज पत्री या द्विबीजपत्री नामक 2 वर्गों में बांटा गया है, ये भी सही। इनका संवहन तंत्र अल्प विकसित होता है, ये गलत है यहाँ पे। लेकिन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आवृत बीजी पादप में बीज फलों के भीतर ही विकसित होते हैं। इन पादपों पर पुष्प आते हैं, इसलिए उन्हें सपुष्पीय पादप भी कहते हैं। इनके बीजों में 1 अथवा 2 बीज पत्र पाए जाते हैं। इसी आधार पर इन्हें एक बीजीय पत्र तथा द्विबीजीय पत्र नामक 2 वर्गों में विभाजित किया गया। आवृत बीज पादपों में पूर्व विकसित संवहन तंत्र जो जाइलम व फ्लोएम पाया जाता है। आवृत बीजी पादप मनुष्यों के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं, जिनसे अनाज, फल, सब्जी, लकड़ी आदि प्राप्त किए जाते हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादप जड़ों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है देख लेते हैं। जड़ें सामान्यतः मूलांकुर से विकसित होती हैं, सही बात है। जो जड़ें होती हैं वो मूलांकुर से विकसित होती हैं। यह प्रकाश स्रोत की दिशा में विकसित होती है, ये गलत हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, पौधों का वो भाग जो बीजों के अंकुरों के समय मूलांकार से विकसित होता है जड़ कहलाता है। जड़ें प्रकाश के विपरीत तथा गुरुत्वाकर्षण की ओर वृद्धि करती है, यानी कि जमीन के अंदर वृद्धि करती है, प्रकाश की तरफ नहीं। इनका अंतिम सिरा मूल गोप के द्वारा सुरक्षित रहता है। जो इनका अंतिम जो सिरा होता है मूल गोप के द्वारा क्या होता है, सुरक्षित रहता है।
एक बीजपत्री में अपस्थानिक जड़ें तथा द्विबीजपत्री में पादपों में मूसलाधार होती है। देखिए, एक बीजपत्री में अपस्थानिक जड़ें और द्विबीजपत्री पादपों में मूसला जड़ें होती हैं। द्विबीज में मूसला जड़ें और एक बीज में अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। ऐसी जड़ें जो मूलांकुर के अतिरिक्त यानी मूलांकुर के अलावा किसी अन्य भाग में से विकसित होती है, क्या कहलाती हैं? अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। बीज के मूलांकर के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ें अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। इन्हें रेशेदार जड़ें भी कहा जाता है। अपस्थानिक जड़ें को हम लोग रेशेदार जड़ें भी कहते हैं। अपस्थानिक जड़ें पौधे को यांत्रिक सहारा देने, भोजन संग्रहण करने तथा अन्य जैविक क्रियाओं के लिए अनेक प्रकार से रूपांतरित हो जाती हैं। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रेशेदार जड़ तंत्र कहा जाता है? तो अभी हमने बताया था अपस्थानिक जड़ तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? रेशेदार जड़ कहते हैं। देख लेते हैं, अपस्थानिक जड़ तंत्र को ही रेशेदार जड़ तंत्र कहते हैं, जो एक बीजपत्री पादपों तथा फर्न में पाया जाता है। इस जड़ तंत्र में सामान्यतः तने से ही शाखित जड़ें विकसित होती हैं। यह जड़ें भूमि की सतह के समीप ही वृद्धि करती हैं। घास तथा नारियल के पौधों में रेशेदार जड़ तंत्र पाया जाता है। अगला हम 7वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। क्या मिलान करना है? पत्ता गोभी क्या है? तो पत्ता गोभी जो होती है, आपको बता दें, वो एक पत्ती होती है। क्या है वो? एक क्या होती है? पत्ता गोभी एक पत्ती होती है। आलू की बात करें तो तना है। आलू क्या है? तना है। ठीक है। अगर हम गाजर की बात करें तो ये जड़ है। गाजर क्या है? जड़ है। और शिमला मिर्च की बात करें तो ये फल है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, फल के अंदर क्या क्या आता है हम आपको बता दें। शिमला मिर्च, टमाटर। शिमला मिर्च, टमाटर। पत्तियां के अंदर आता है पत्ता गोभी, पालक। पत्ता गोभी और पालक। बीज के अंदर क्या क्या आता है? मक्का, मटर, गेहूं, चावल। मक्का, मटर, गेहूं, चावल। फूल के अंदर क्या क्या आता है? फूल गोभी, ब्रोकली। फूल गोभी, ब्रोकली। फूल गोभी, ब्रोकली। और तना के अंदर आलू, गन्ना आता है। जड़, गाजर और मूली आते हैं जो है जड़ में है। मूसला जड़ों के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, हम देखते हैं कौन सा गलत है। यह जड़ें बीज के मूलांकुर से विकसित होती हैं। बिल्कुल सही है। यह जड़ें प्रायः द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है। मूसला जड़ें किसको कहते हैं? द्विबीज पत्रों को कहते हैं। गाजर, चुकंदर मूसला जड़ों के परिवर्तित रूप हैं। जो गाजर, चुकंदर मूसला जड़ों क्या है? परिवर्तित रूप है। मूसला जड़ें कंदील जड़ें स्तंभ मूल, अपस्तंभ मूल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ये गलत है। देखिए, डी सही यहाँ पर। देख, मूसला जड़ें मूलांकुर से विकसित होती हैं। जो मूसला जड़ें होती हैं मूलांकुर से विकसित होती हैं, जो प्रायः द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती हैं। गाजर, चुकंदर, मूली, मूंगफली। गाजर हो गया, जैसे चुकंदर हो गया, मूली हो गई, मूंगफली आदि मूसला जड़ों के उदाहरण हैं। मूसला जड़ें तुर्क रूप, कुंभी रूप, शंकु रूप, पिंडक जड़ों तथा शोषण मूल के रूप में रूपांतरित होती हैं। जबकि कंदील जड़ें स्तंभ मूल, अपस्तंभ मूल आदि अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखते हैं हम लोग। सुमिलित करना है आपको, यानी कि 9वें क्वेश्चन पर निम्नलिखित में से किस पादप एवं किसके जड़ के रूप में सही सुमिलित है? डहेलिया क्या है? पुलकित जड़ें हैं। बरगद और रबड़ क्या है? स्तंभ मूल है। सही बात है। मक्का, गन्ना अपस्तंभ मूल है। ये भी सही है। आम, अदरक, कंदील जड़ें हैं। ये गलत है। देखिए, डहेलिया पुलकित जड़ें, बरगद और रबड़ स्तंभ मूल, मक्का, गन्ना अपस्तंभ मूल। देखिए, देखते हैं। आम, अदरक
तथा हल्दी ग्रंथिल जड़ों का उदाहरण है। आम की बात करें, चाहे हम लोग अदरक की बात करेंगे या हल्दी की बात करेंगे, तो ग्रंथिल जड़ों के एग्जाम्पल है। अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरित रूप हैं। यह अपस्थानिक जड़ों के जिनमें जड़ें फूलकर मांसल हो जाती हैं। आगे देखते हैं हम लोग। विश्व का सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा पुष्प क्रमशः है। तो हम बात कर देते हैं कौन है, उल्फिया एवं रैफलेशिया। देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प फूल कौन है, उल्फिया, और सबसे जिसे वाटरमेलन अथवा डकवीट के नाम से हम लोग जानते हैं। उल्फिया को क्या कहते हैं, वाटरमेलन और डकवीट भी कहा जाता है। ये एक जलीय पौधा है, यानी जल में रहता है उल्फिया, जो कि सबसे बड़ा फूल है जो जल पर तैरता रहता है। रैफलेशिया अर्नाल्डी विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। सबसे छोटा उल्फिया और रैफलेशिया अर्नाल्डी। रैफलेशिया अर्नाल्डी सबसे छोटा, जिसका भार लगभग 10 किलोग्राम, व्यास लगभग 100 मीटर सेंटीमीटर होता है। रैफलेशिया अर्नाल्डी क्या है, सबसे बड़ा पुष्प है, और सबसे छोटा उल्फिया है। पादपों के तनों से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। यानी कौन सा कथन सत्य है। तनों का विकास परांकुर से होता है, बिल्कुल सही बात है। यह सामान्यतः प्रकाश की ओर तथा भूमि की विपरीत दिशा में विकसित करता है तना, ये भी सही है। तनों पर पर्व अथवा पर्व संधियाँ पाई जाती है, ये भी सही है, सब सही है। पर्व तथा पर्व संधियाँ पाई जाती है। देखिए, तना पौधों का वो भाग है जो बीज के परांकुर से विकसित होता है। यह पादपों को सहारा एवं दृढ़ता प्रदान करता है। तने का विकास सामान्यतः भूमि के विपरीत तथा प्रकाश की ओर होता है। इस पर पर्व संधियाँ, वृद्धि कलिकाएँ तथा पुष्प कलिकाएँ पाई जाती हैं। तनों को मुख्यतः 3 भाग वर्गों में विभाजित किया: भूमिगत तना, अर्धवायवीय तने, वायवीय तना। भूमिगत तने का रूपांतरण नहीं है, तो परकंद है, स्तंभ कंद है, सलकंद है, लेकिन हम लोग स्तंभ परतान नहीं है। पौधों के तने का वो भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है भूमिगत तना कहलाता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भोजन संग्रहण के कारण यह तने मोटे एवं मांसल हो जाते हैं। भूमिगत तनों के रूपांतरित रूप प्रकार, उनसे संबंधित पादप निम्नवत है। देखिए, परकंद की बात करते हैं। हल्दी, अदरक, केला, फर्न। हल्दी, अदरक, केला, फर्न। हल्दी, अदरक, केला, फर्न परकंद के अंदर आते हैं। स्तंभ कंद, आलू, डहेलिया। आलू और डहेलिया स्तंभ कंद के अंदर आते हैं। सलकंद की बात करें, प्याज, लहसुन। प्याज, लहसुन। उसी तरह धन कंद, जमीकंद, केसर का पौधा। देखिए, जमीकंद केसर का पौधा होता है। अगले देखते हैं। निम्नलिखित में से पत्तियों का रूपांतरित रूप नहीं है। कौन सा नहीं है? पर्णकंटक है, पर्णपतान है, घटपर्णी है, लेकिन पत्र पर कलिका नहीं है। पत्तियां सामान्यतः हरी, चपटी तथा पतली संरचना वाले पादप अंग हैं जो प्रकाश संश्लेषण करके पौधों के लिए भोजन का निर्माण करती हैं। कुछ विशिष्ट कार्यों के संपादन के लिए पत्तियों का निम्नलिखित रूपों में रूपांतरण हो जाता है, जैसे पर्णकंटक, पर्णपतान, वृंत, हुक, सलक, घटपर्णी, ब्लैडरवर्ट, चूषक, कंटक, पुष्पियन अंग आदि। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पौधा कौन है? यूकेलिप्टस है। सबसे ऊंचा पौधा है विश्व का, यूकेलिप्टस है। यूकेलिप्टस पुष्पीय वृक्षों में सर्वाधिक ऊंचा है। यूकेलिप्टस। यह अधिक मात्रा में जल का अवशोषण करता है, जिससे उस स्थान पर जल की कमी हो जाती है और भूमि बंजर होने लगती है। विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष सिकोया है। विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष सिकोया है। और पुष्पीय वृक्षों में सर्वाधिक यूकेलिप्टस है। यानी पुष्प यानी फलों वाला वृक्ष
सबसे ऊंचा कौन है? यूकेलिप्टस। और विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष सिकोया है। अदरक एक तना है, जड़ नहीं है। क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि यह पर्व और पर्व संधियां युक्त होती है। यह पर्व और पर्व संधियों युक्त होता है। अदरक एक जड़ विहीन पौधा है। इसकी संरचना में पर्व तथा पर्व संधियां पाई जाती हैं, जो कि तने की प्रमुख विशेषता है। अदरक एवं हल्दी तने का एक रूपांतरित रूप है, जिसे परकंद कहा जाता है। वह शुष्क पुष्कली जिसका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं लौंग, यानी लौंग। लौंग एक सुगंधित पुष्पकली है जिसका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। यह एक सदाबहार पौधा है जिसकी उत्पत्ति मूलतः इंडोनेशिया में हुई थी। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया आदि देशों में इसका व्यापार उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घटक में रूपांतरित होता है? तो तना है। कौन है? तना। हम लोग देखते हैं तना। कौन? तना। चलिए देखते हैं। घटपर्णी अथवा निपेंथीज एक कीट भक्षी पादप है जिनके पत्ते अथवा पड़ फलक घट में रूपांतरित हो जाते हैं। इस घट के ऊपर ढक्कन के समान एक संरचना होती है और घट में उपस्थित पाचक एंजाइम शिकार कीटों को पचाकर पादप को पोषण मुख्यतः प्रोटीन प्रदान करते हैं। भारत के मेघालय राज्य में निपेंथीज खासियाना नामक एक दुर्बल प्रजाति घटपर्णी पौधा पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन पुष्प का एक भाग नहीं है? तो पर्णवृंत नहीं है। कौन है? पर्णवृंत। देखिए, दलपुंज पुष्प का भाग है, पुमांग, जयांग ये है, लेकिन पर्णवृंत नहीं है। देखिए, पुष्पीय पौधों में पुष्प एक प्रजनन अंग है जो प्रायः तने या शाखाओं के शीर्ष अथवा पत्तियों के अक्ष पर विकसित होता है तथा फल एवं बीज उत्पन्न करता है। पुष्प के प्रमुख भाग निम्नवत है: बाह्य दलपुंज, पुमांग, जयांग, पर्णवृंत। पत्ती एवं तने को जोड़ने वाली संरचना है। लेकिन आपको बता दें, पर्णवृंत जो होती है पत्ती एवं तने को जोड़ने वाली संरचना है, जो पत्तियों को प्रकाश में उठाए रखता है। पारिस्थितिकी वर्गीकरण के अंदर पादप का एक वर्ग नहीं है, तो यहाँ पे अधिपादप नहीं है। कौन कौन हो सकता है? मरुद्भिद है, लौणोद्भिद है, जलोद्भिद है, लेकिन अधिपादप नहीं है। देखिए, पारिस्थितिक वर्गीकरण के अनुसार पादपों को 4 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, जलोद्भिद। जलीय पादप, यानी जो जल में पौधे रहते हैं, इनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। मरुद्भिद, शुष्क एवं मरुस्थलीय स्थानों पर उगते हैं। मध्योद्भिद, सामान्य जलवायु में उगते हैं। लवणोद्भिद, लवणीय मृदा एवं जल में उगते हैं, जैसे मैंग्रोव वन। नर पुष्प तथा मादा पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप क्या कहलाता है? उसको हम कहते हैं उभयलिंगी लिंगाश्रयी। उभयलिंगाश्रयी। देखिए, ऐसे पादप जिन पर नर पुष्प अर्थात पुंकेसर युक्त पुष्प तथा पादप पुष्प अर्थात स्त्री केसर वाले पुष्प दोनों एक साथ पाए जाते हैं, उन्हें उभयलिंगाश्रयी पादप कहा जाता है। उदाहरण आम, मक्का, अंगूर आदि हैं। ऐसे पादप जिनमें पुंकेसर तथा इस विकेसर दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, क्या कहते हैं? उसे उभयलिंग कहते हैं। ऐसे पादप पेड़ जिनमें एक ही पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों हों, उभयलिंगी पादप कहलाते हैं। अधिकांश फसलें जैसे गेहूँ हो गया, दलहन, तिलहन, धान उभयलिंगी होते हैं। निर्माण के आधार पर फलों को किन 2 वर्गों में डिवाइड किया गया है? सत्य एवं असत्य फल के रूप में। कि कौन सा फल सही है और कौन सा गलत है। फलों को निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर उन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया गया: सत्य फल तथा असत्य फल। जिन फलों का निर्माण पुष्प के अंडाशय से होता है वे सत्य फल कहलाते हैं, जैसे आम,
नींबू, नारियल आदि। इसके विपरीत जिन फलों का निर्माण पुष्प के अन्य अंग जैसे पुष्पासन, बाह्य दल पुंज आदि के द्वारा होता है और सत्य फल कहलाता है तथा कूट फल कहलाते जैसे सेब, अंजीर, शहतूत आदि। सरल फल का उदाहरण कौन है? आम, नींबू। आम, नींबू देखिए फलों को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। सरल फल, जब पुष्प के अंडाशय से केवल एक ही फल का निर्माण हो उसे क्या कहते हैं? सरल। आम, नींबू, सेम, सरसों। आम, नींबू, सेम, सरसों। आम, नींबू, सेम, सरसों सरल फल है। पुंज फल, जब फलों का विकास एक पुष्प के अनेक विलगित स्त्री केसरों से होता है जैसे शरीफा, रसभरी, कमल, स्ट्रॉबेरी आदि। समग्र फल, ये असत्य फल होते हैं। इनका निर्माण संपूर्ण पुष्प क्रम के द्वारा होता है जैसे शहतूत, अनानास, अंजीर आदि। वृक्ष की आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है? वार्षिक बलों की संख्या के आधार पर वृक्ष की आयु का निर्माण किया जाता है। वृक्ष के तने एवं शाखाओं की लंबाई में पूर्ण वृद्धि को प्राथमिक वृद्धि के बाद वृक्ष की छाल एवं लकड़ी के मध्य स्थित कैम्बियम नामक पतली परत सक्रिय हो जाती है जो वृक्ष की मोटाई में वृद्धि करती है। यह वृक्ष की द्वितीयक वृद्धि कहलाती है। वृक्ष की द्वितीयक वृद्धि के कारण प्रतिवर्ष वृक्ष की लकड़ी में एक नई परत जुड़ जाती है जो पुरानी परत से भिन्न दिखाई देती है। इन्हीं परतों को वार्षिक वलय कहा जाता है। इनकी गिनती से वृक्षों की आयु का निर्धारण किया जाता है। पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन्स के विषय में कथन गलत कौन है? देखिए पादप हार्मोन्स पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करती हैं, सही बात है। पादप हार्मोन्स के 5 वर्ग है, ये भी सही है। ऑक्सिन हार्मोन बीज रहित फलों का उत्पादन करने में, यानी ऑक्सिन हार्मोन में बीज नहीं होता। इंसुलिन पादपों में वृद्धि कारक हार्मोन है, ये गलत है। ऑप्शन डी यहाँ गलत है। देखिए पादप हार्मोन कार्बनिक पदार्थ हैं जो पौधों में वृद्धि, प्रजनन और उपापचय क्रियाओं को नियमित करते हैं। पादप हार्मोन 5 मुख्य प्रकार हैं: ऑक्सिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, जिबरेलिन, ऑक्सिन। देखिए ऑक्सिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, जिबरेलिन। ऑक्सिन नामक हार्मोन का प्रयोग से टमाटर, नींबू, संतरा, केला आदि के बीज रहित फलों का उत्पादन करने में किया जाता है। इंसुलिन एक जंतु हार्मोन है जिसकी कमी से मनुष्यों में मधुमेह नामक रोग हो जाता है। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है?